एक अनजान गरीब लड़की ने बचाई करोड़पति लड़के की जान। फिर लड़के ने जो किया। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर जिले से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव में माधव अपनी पत्नी कांता देवी और 25 साल की बेटी काजल के साथ रहता था। माधव कभी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन बीमारी ने अब उसका शरीर कमजोर कर दिया था। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। काजल बेहद खूबसूरत, समझदार और एक मेहनती लड़की थी। अपने पिता की हालत देखकर उसने कभी अपनी जरूरतों की शिकायत नहीं की। वह गांव की सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय बिस्कुट की दुकान चलाकर घर का खर्च और पिता की दवाइयां चलाती थी। उस दिन सुबह उनके घर में काजल का रिश्ता देखने लड़के वाले आए थे। यह 5वां रिश्ता था और माधव को उम्मीद थी कि इस बार शायद उसकी बेटी का घर बस जाएगा। लड़के वालों ने काजल को पसंद कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद लड़के का पिता रामलाल बोला, लड़की हमें पसंद है, लेकिन तिलक में 10 लाख रुपए नकद और शादी का पूरा खर्च आपको उठाना होगा। यह सुनकर माधव के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, रामलाल जी, मैं गरीब आदमी हूँ। बीमारी में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। 10 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। रामलाल ने बेरुखी से कहा, जब बेटी पैदा की थी तभी सोचना चाहिए था कि शादी में खर्चा होगा। खाली हाथ लड़की नहीं ले जा सकते। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहुत विनती की, लेकिन रामलाल रिश्ता तोड़कर अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। ये काजल का 5वां रिश्ता था, जो दहेज के कारण टूट गया था। गांव के लोग भी तमाशा देखकर अपने घर चले गए। काजल आंगन के एक कोने में बैठकर रोने लगी। उसे उस लड़के के चले जाने का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का दुख था कि हर बार उसके पिता को उसकी वजह से लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते थे। माधव अपने बेटे के पास पहुंचे और बोले, काजल, तू मेरी बेटी है, मेरा बोझ नहीं। भगवान पर भरोसा रख। जो रिश्ता तेरे लिए सही होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। काजल ने आंसू पोंछे और बोली, बाबूजी, अब मुझे अपनी शादी से ज्यादा आपकी दवाइयों की चिंता है। इतना कहकर उसने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और सड़क किनारे अपनी चाय की दुकान पर जाने लगी। दोस्तों, दूसरी तरफ जयपुर शहर के सबसे बड़े कारोबारी परिवारों में से एक सिंघानिया परिवार की आलीशान हवेली में करोड़ों की संपत्ति का वारिस रोहित अपनी ही जिंदगी से परेशान था। 26 साल का रोहित पढ़ा लिखा और स्मार्ट था, लेकिन पिछले कुछ समय से शराब और गलत संगत में पड़ गया था। उस सुबह जब वह रात भर पार्टी करके घर लौटा, तो उसकी माँ देवयानी ने उसे देखते ही गुस्से में थप्पड़ मार दिया। देवयानी बोली, तुम्हारे पिता ने दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया और तुम उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। रोहित गुस्से में बोला, आप दोनों को सिर्फ पैसा, कंपनी और इज्जत की चिंता है। कभी यह जानने की कोशिश की कि मैं अंदर से क्या महसूस करता हूँ? इतना कहकर वह अपनी लाल स्पोर्ट्स कार लेकर घर से निकल गया। उसके दिमाग में माँ की बातें घूम रही थी और शराब का असर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने कार की रफ्तार बहुत तेज कर दी। कुछ देर बाद वह जयपुर शहर से बाहर जाने वाली सुनसान सड़क पर पहुंच गया। उसी रास्ते पर काजल अपनी साइकिल से दुकान की तरफ जा रही थी। तभी रोहित की नजर अचानक काजल पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। कार बेकाबू होकर फिसली और सड़क किनारे खड़े एक बड़े पेड़ से जा टकराई। जोरदार टक्कर से कार का अगला हिस्सा टूट गया और रोहित बेहोश होकर स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। काजल घबरा गई, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वह साइकिल वहीं छोड़कर कार के पास पहुंची। दरवाजा टक्कर से जाम था। काजल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और रोहित को देखा तो उसके माथे से खून बह रहा था। साहब, आंखें खोलिए, सुन रहे हैं? रोहित कोई जवाब नहीं दे रहा था। काजल ने तुरंत अपनी सूती ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़ा और उसके माथे पर कसकर बांध दिया। फिर अपनी पानी की बोतल से उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारते हुए बोली, घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ देर बाद रोहित ने धीरे धीरे आंखें खोली। धुंधली नजरों से उसने सामने खड़ी काजल को देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के कपड़े इतने साधारण थे, वही इस सुनसान सड़क पर उसकी जान बचा रही थी। काजल ने उसे पानी पिलाया और अस्पताल जाने की सलाह दी। रोहित ने उसका नाम पूछा। काजल, उसने शांत आवाज में कहा। फिर रोहित किसी तरह अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में काजल का चेहरा बस गया था। रात को अपने कमरे में रोहित आईने के सामने खड़ा हुआ। उसके माथे पर अभी भी काजल की फटी हुई ओढ़नी बंधी थी। उसने धीरे से उसे खोला और अपने हाथ में लेकर देर तक देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि करोड़ों रुपए होने के बावजूद किसी ने उससे बिना किसी स्वार्थ के ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह उस लड़की को ढूंढकर उसका धन्यवाद जरूर करेगा। अगले दिन रोहित उसी सड़क पर पहुंचा जहां हादसा हुआ था।
काफी दूर जाने के बाद उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान के पास काजल उदास बैठी थी। रोहित ने तुरंत गाड़ी रोकी और उसके पास जाकर बोला, तुम कल वाली लड़की हो ना? काजल ने उसे पहचान लिया। रोहित ने हाथ में रखी साफ हुई ओढ़नी उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, यह तुम्हारी है। कल तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। काजल ने ओढ़नी लेते हुए कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं साहब, किसी की जान बचाना कोई सौदा नहीं होता। रोहित उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा। तभी उसकी नजर काजल के उदास चेहरे पर पड़ी। उसने पूछा, क्या हुआ? काजल ने बताया कि नगर निगम वाले उसे दुकान हटाने की धमकी देकर गए हैं। अगर दुकान टूट गई तो उसके बीमार पिता की दवाइयाँ और घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। रोहित ने बिना देर किए कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो कल से अपनी दुकान मेरी कंपनी के सामने लगा लेना। वहाँ मेरी अपनी जगह है, कोई तुम्हें नहीं हटाएगा। काजल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं आपकी जगह कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? रोहित मुस्कुराया और बोला, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई उसके लिए इतनी सी जगह देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। काजल की आंखों में पहली बार राहत के आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी मदद आगे चलकर उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाने वाली है। और रोहित को भी नहीं मालूम था कि जिस लड़की ने आज उसकी जान बचाई है, उसके पिता माधव का रिश्ता उसके परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ है। 35 साल पुराना वह राज अभी सामने आना बाकी था, जो एक दिन करोड़पति सिंघानिया परिवार की पूरी सोच बदल देने वाला था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। अगले दिन काजल सुबह सुबह अपनी छोटी सी दुकान का सामान लेकर जयपुर शहर की तरफ निकल पड़ी। उसके चेहरे पर अब भी थोड़ी चिंता थी, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद थी। रोहित ने जिस जगह दुकान लगाने को कहा था वह उसकी कंपनी सिंघानिया ग्रुप के ठीक सामने थी। काजल ने वहां अपना छोटा सा चूल्हा रखा, केतली चढ़ाई और बिस्कुट के पैकेट सजा दिए। उसे डर था कि इतने बड़े इलाके में लोग उसकी दुकान पर आएंगे भी या नहीं। लेकिन दोपहर होते होते कंपनी के कर्मचारी चाय पीने के लिए उसके पास आने लगे। किसी को उसकी चाय पसंद आई, किसी को उसका शांत स्वभाव। देखते ही देखते उसकी दुकान पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ जमा हो गई। काजल के चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज वह अपने पिता की दवाइयों के पैसे आसानी से निकाल सकती थी। दोपहर के करीब रोहित अपनी कंपनी से बाहर आया। उसने दूर से काजल को देखा और मुस्कुराते हुए उसकी दुकान की तरफ बढ़ गया। काजल ने उसे देखते ही कहा, आइए साहब, चाय बना दूं। रोहित हंस पड़ा। साहब मत कहो, मेरा नाम रोहित है। काजल थोड़ा झिझकते हुए बोली, ठीक है रोहित जी। रोहित ने चाय का गिलास लिया और पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने पूछा, दुकान कैसी चल रही है? काजल ने मुस्कुराकर कहा, आपकी वजह से आज बहुत अच्छी चल रही है। सुबह से इतनी चाय बिकी है कि बाबूजी की दवाइयों का इंतजाम हो जाएगा। रोहित ने कहा, तो फिर मुझे भी रोज एक चाय पिलानी पड़ेगी। काजल हंसते हुए बोली, आप रोज आएंगे तो मैं जरूर पिलाऊंगी। दोस्तों, उस दिन के बाद रोहित का काजल की दुकान पर आना जैसे रोज का नियम बन गया। कभी वह अकेला आता, कभी ऑफिस के काम से निकलते हुए कुछ मिनट उसके पास बैठ जाता। धीरे धीरे उसे पता चला कि काजल अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करती है। वह सुबह घर का काम करती, पिता की दवाइयाँ देती, फिर दुकान संभालती और रात को वापस घर जाकर माँ का हाथ बटाती। रोहित ने एक दिन पूछा, तुमने कभी अपने लिए कुछ सोचा है? काजल ने चाय छानते हुए कहा, सोचा तो बहुत है, लेकिन घर की जरूरतें पहले पूरी करनी पड़ती है। बाबूजी ठीक हो जाएं, फिर शायद अपने बारे में सोचूं। रोहित उसे चुपचाप देखता रहा। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि जिंदगी की असली मुश्किलें क्या होती है। उसके पास महंगी कार, बड़ा घर और बैंक में करोड़ों रुपए थे, फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। वही काजल के पास कुछ नहीं था, लेकिन वह छोटी सी चीज में भी खुश रहने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे रोहित का शराब और दोस्तों की गलत संगत से मन हटने लगा। वह देर रात तक बाहर रहने के बजाय घर लौटने लगा। देवयानी ने अपने बेटे में यह बदलाव महसूस किया। एक शाम उसने रोहित से पूछा, आजकल तुम बहुत बदल गए हो, कोई बात है क्या? रोहित ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस अब समझ आने लगा है कि जिंदगी सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं है। देवयानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने घर के एक कर्मचारी से रोहित पर नजर रखने को कहा। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि रोहित रोज कंपनी के सामने एक गरीब लड़की की चाय की दुकान पर जाता है। देवयानी का चेहरा गुस्से से भर गया। कौन है वह लड़की? उन्होंने पूछा। कर्मचारी ने बताया, नाम काजल है, बहुत गरीब परिवार से है, उसके पिता बीमार रहते हैं, रोहित साहब ने ही उसे कंपनी के सामने जगह दी है। ये सुनते ही देवयानी ने मुट्ठियां भींच ली।
उन्हें लगा कि कोई लड़की उनके बेटे की दौलत और परिवार पर नजर रख रही है। उधर रोहित और काजल की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। दोनों के बीच अब सिर्फ चाय और दुकान की बातें नहीं होती थी। रोहित अपने बचपन की बातें बताता, काजल अपने गांव की बातें सुनाती। कभी रोहित उसे जयपुर की बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में बताता तो काजल कहती, मेरे लिए तो अपना छोटा सा घर ही सबसे बड़ी दुनिया है। रोहित उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता। एक दिन तेज बारिश हो गई। काजल अपनी दुकान समेटने की कोशिश कर रही थी। रोहित तुरंत कार से उतरकर उसकी मदद करने लगा। काजल ने कहा, आप रहने दीजिए, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। रोहित बोला, तुम रोज मेरी चिंता करती हो, आज मुझे भी तुम्हारी चिंता करने दो। दोनों बारिश से बचने के लिए दुकान की छोटी सी छत के नीचे खड़े हो गए। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उस दिन रोहित को एहसास हुआ कि उसे काजल से सिर्फ लगाव नहीं रहा, बल्कि वह सच में उससे प्यार करने लगा है। काजल के दिल में भी रोहित के लिए वही भावना जन्म ले चुकी थी, लेकिन वह अपनी गरीबी और रोहित की हैसियत के बीच की दूरी को अच्छी तरह समझती थी। वह कई बार खुद को समझाती कि यह रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। एक दिन उसने रोहित से कहा, रोहित जी, आप बहुत बड़े घर से हैं और मैं बहुत साधारण सी लड़की हूँ, हमें अपनी हद समझनी चाहिए। रोहित ने उसकी तरफ देखकर कहा, इंसान की कीमत उसके घर से नहीं होती काजल। मुझे तुम्हारी गरीबी नहीं, तुम्हारा दिल दिखाई देता है। काजल की आंखें भर आई। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसी समय कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने दोनों को बात करते देख लिया और ये खबर धीरे धीरे पूरे ऑफिस में फैल गई। कुछ लोग काजल की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसके बारे में गलत बातें भी करने लगे। रोहित ने जब यह सुना तो उसने साफ कह दिया, काजल के बारे में कोई गलत बात करेगा तो मुझसे बात करेगा। दोस्तों, इसी बीच काजल के पिता माधव की तबीयत अचानक खराब हो गई। काजल दुकान बंद करके उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां समय पर देना जरूरी है। काजल के पास उस वक्त पूरे पैसे नहीं थे। वह परेशान होकर घर लौट रही थी कि रोहित वहां पहुंच गया। उसने बिना पूछे दवाइयों का बिल चुका दिया। काजल ने नाराज होकर कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। रोहित ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, क्या मैं तुम्हारे पिता की दवाइयां भी नहीं दिला सकता? काजल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार रोहित को सिर्फ अमीर लड़का नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान समझा। उधर जयपुर की उसी आलीशान हवेली में देवयानी का शक अब यकीन में बदल चुका था। उन्होंने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर काजल को अपने बेटे से दूर करेंगी। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद आदमी से काजल के परिवार की पूरी जानकारी निकलवाई। जब उन्हें पता चला कि काजल का परिवार बेहद गरीब है और पिता बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके मन में घमंड और बढ़ गया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को इस लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया है। मैं इसे ज्यादा दिन तक सिंघानिया परिवार के आसपास नहीं रहने दूंगी। अगले दिन देवयानी ने रोहित को अपने पास बुलाया। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रोहित ने पूछा, क्या हुआ माँ? देवयानी ने सीधे कहा, उस चाय वाली लड़की से दूरी बना लो। रोहित समझ गया कि बात काजल की हो रही है। उसने शांत आवाज में कहा, काजल ने मेरा क्या बिगाड़ा है? देवयानी बोली, वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम सिंघानिया परिवार के वारिस हो और वह सड़क किनारे चाय बेचने वाली लड़की है। रोहित की आंखों में गुस्सा आ गया। माँ, आपने उसे जाने बिना फैसला कैसे कर लिया? देवयानी ने कहा, मैं दुनिया को तुमसे बेहतर समझती हूँ। गरीब लोग अमीर घर देखकर सपने देखने लगते हैं। रोहित ने पहली बार अपनी माँ को सामने दृढ़ आवाज में कहा, काजल ऐसी नहीं है। उसने मेरी जान बचाई थी और बदले में मुझसे एक रुपया भी नहीं मांगा। देवयानी ने चेतावनी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रोहित वहां से चला गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी माँ ने मन में एक खतरनाक फैसला कर लिया है। कुछ दिनों बाद हर्षवर्धन सिंघानिया एक बड़ी बिजनेस डील के सिलसिले में विदेश जाने वाले थे। घर की सारी जिम्मेदारी देवयानी के पास आ गई। जाने से पहले हर्षवर्धन ने रोहित से कहा, बेटा, अब तुम्हें जिम्मेदार बनना होगा। कारोबार को समझो और अपनी जिंदगी को संभालो। रोहित ने पिता की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि शायद वे पहली बार सच में जिम्मेदार बनना चाहता है। लेकिन उसके पिता के विदेश जाते ही देवयानी ने काजल के खिलाफ अपना अगला कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन दोपहर काजल अपनी दुकान पर ग्राहकों को चाय दे रही थी। उसके पिता माधव भी आज उसकी मदद करने आए थे। तभी सड़क पर एक के बाद एक तीन काली गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से कई बाउंसर उतरे और सबसे पीछे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से देवयानी सिंघानिया बाहर निकली। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। काजल ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही देवयानी उसकी दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। तो यही है वह लड़की जो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही है। काजल घबरा गई। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, मैम साहब, आप कौन है? देवयानी ने तिरस्कार से कहा, मैं रोहित की माँ हूँ। यह सुनते ही काजल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान कितना बड़ा होने वाला है। देवयानी को सामने देखकर
काजल के हाथ रुक गए। उसे के पिता माधव भी घबराकर खड़े हो गए। देवयानी ने काजल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तो तुम हो वह लड़की जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। काजल ने हाथ जोड़कर कहा, मेम साहब, आपने गलत समझा है। रोहित जी ने ही मुझे यहाँ दुकान लगाने की जगह दी है। मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। देवयानी व्यंग्य से हंसते हुए बोली, गरीब लोग बहुत मासूम बनने का नाटक करते हैं। पहले मेरे बेटे की जान बचाई, फिर उसकी सहानुभूति ली और अब उसकी दौलत पर नजर है। यह सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ गए। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मेम साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हमने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। वह मेहनत करके अपना घर चलाती है। देवयानी ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारे परिवार की कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज के बाद मेरी कंपनी के सामने तुम्हारी यह दुकान नहीं दिखनी चाहिए। काजल ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन यह जगह तो रोहित जी ने दी है। देवयानी वहां से तुरंत जवाब दिया, वह बच्चा है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। फैसला मैं करूंगी। तभी देवयानी ने अपने गार्ड्स की तरफ देखा और आदेश दिया, इस दुकान को अभी यहाँ से हटाओ। गार्ड्स आगे बढ़े और काजल की दुकान का सामान उठाकर फेंकने लगे। चूल्हा गिर गया, गिलास टूट गए और चाय की केतली जमीन पर जा गिरी। काजल चीखते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए, यही हमारे घर का सहारा है। माधव अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन एक गार्ड ने उन्हें धक्का दे दिया। कमजोर शरीर होने के कारण माधव जमीन पर गिर पड़े। काजल तुरंत उन्हें उठाने लगी। बाबूजी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय कंपनी के अंदर से रोहित को खबर मिली कि बाहर कुछ हुआ है। वह दौड़ता हुआ बाहर आया। सामने अपनी माँ और टूटती हुई काजल की दुकान देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? रोहित ने जोर से कहा। देवयानी ने पलटकर देखा और बोली, तुम बीच में मत पड़ो, मैं तुम्हें इस लड़की से बचा रही हूँ। रोहित ने गार्ड्स को पीछे हटाते हुए कहा, किसी ने दुकान को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। काजल एक तरफ खड़ी रो रही थी और माधव को संभाल रही थी। रोहित उसके पास गया और बोला, काजल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देवयानी गुस्से में बोली, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, यह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। रोहित ने कहा, माँ, काजल ने मेरी जान बचाई थी। क्या आपने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की? देवयानी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी जान बचाने का मतलब यह नहीं है कि वह हमारे घर की बहू बन जाएगी। रोहित चुप हो गया। तभी देवयानी ने उसे आखिरी चेतावनी दी, अगर तुमने आज इस लड़की का साथ दिया तो याद रखना, मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं समझूंगी। रोहित ने दुखी होकर कहा, माँ, आप मुझे मजबूर मत करो। देवयानी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और अगर तुमने इस लड़की के लिए मेरी बात नहीं मानी तो मेरी कसम है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माँ की कसम सुनते ही रोहित के कदम रुक गए। वह काजल को बचाना चाहता था, लेकिन सामने उसकी माँ थी। काजल ने रोहित की मजबूरी उसकी आंखों में देख ली। उसने धीरे से कहा, रोहित जी, आप अपनी माँ के खिलाफ मत जाइए, मैं संभाल लूंगी। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोल पाया। माधव ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, चल बेटी, जहाँ हमारी इज्जत नहीं वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। काजल ने अपनी टूटी हुई दुकान की तरफ आखिरी बार देखा, फिर रोहित की तरफ देखा, लेकिन रोहित नजरें झुका चुका था। दोनों वहां से चले गए। उस रात रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। उसके सामने काजल की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूम रही थी। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ काजल अपने घर पहुंचकर टूटे हुए सामान को देख रही थी। उसकी माँ कांता देवी उसे गले लगा लिया। काजल फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सिर्फ उनकी जान बचाई थी। कांता देवी के पास कोई जवाब नहीं था। माधव ने चुपचाप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। कन्हैया, मेरी बेटी के साथ अन्याय मत होने देना। उधर सिंघानिया हवेली में देवयानी अपने फैसले से संतुष्ट थी। उसे लगता था कि उसने अपने बेटे को एक गरीब लड़की से दूर कर दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पति हर्षवर्धन के अतीत का सबसे बड़ा राज उसी गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है। अगले दिन हर्षवर्धन अपनी विदेश यात्रा पूरी करके जयपुर लौट आए। जैसे ही वह हवेली में पहुंचे, देवयानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए। तुम्हें पता है, तुम्हारे पीछे मैंने घर की एक बड़ी समस्या खत्म कर दी। हर्षवर्धन ने पूछा, क्या हुआ? देवयानी ने कहा, रोहित एक गरीब चाय वाली लड़की के पीछे पड़ गया था। मैंने उसे उसकी औकात दिखाकर वहां से हटा दिया। हर्षवर्धन अचानक गंभीर हो गए। कौन लड़की? देवयानी ने मोबाइल निकाला और बोली, यही देखो, मैंने पूरी घटना का वीडियो बनवाया है। उन्होंने मोबाइल हर्षवर्धन के हाथ में दे दिया। वीडियो में काजल की टूटी दुकान दिखाई दे रही थी। फिर कैमरा माधव के चेहरे की तरफ गया। हर्षवर्धन की नजर जैसे ही माधव पर पड़ी, उनके हाथ कांपने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मोबाइल उनके हाथ से नीचे गिर पड़ा। देवयानी घबराकर बोली, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? हर्षवर्धन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, देवयानी, तुमने यह क्या कर दिया? देवयानी कुछ समझ नहीं पाई। हर्षवर्धन ने जमीन पर गिरे मोबाइल की तरफ देखा
और फिर अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ से उन्होंने एक पुरानी घिसी हुई सोने की अंगूठी निकाली। उसे देखते ही उनकी आंखों में 45 साल पुरानी एक याद ताजा हो गई। एक सुनसान बस स्टैंड, एक भूखा और टूटा हुआ नौजवान और उसकी मदद करने वाला एक गरीब इंसान। हर्षवर्धन की आवाज कांपने लगी। अगर ये वही आदमी है तो देवयानी, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और दोस्तों, यहीं से खुलने वाला था वह राज जो काजल और रोहित की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हर्षवर्धन के हाथ में वह पुरानी सोने की अंगूठी कांप रही थी। उनकी आंखों के सामने 35 साल पुराना वह दिन घूम रहा था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाए थे। तब वे जवान थे और कारोबार में बुरी तरह डूब चुके थे। कर्जदारों ने घर तक छीन लिया था और उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। एक रात जयपुर के पुराने बस स्टैंड के पास वह अकेले बैठे रो रहे थे। तभी एक साधारण कपड़े पहने गरीब युवक उनके पास आया था। उसने पूछा था, भाई इतने परेशान क्यों हो? हर्षवर्धन ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी थी। उस युवक ने बिना कुछ सोचे अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी और कहा था, इसे बेचकर पहले खाना खा लो और बाकी पैसों से अपना काम शुरू करना। हिम्मत मत हारना। वह युवक कोई और नहीं, माधव था। उसी छोटी सी मदद से हर्षवर्धन ने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया था। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और आज वे करोड़ों के मालिक बन चुके थे। लेकिन उन्होंने उस इंसान को कभी भुलाया नहीं था। हर्षवर्धन ने वह अंगूठी बाद में सुनार से वापस खरीद ली थी और 35 साल से उसे अपने पास संभाल कर रखा था। वह हमेशा कहते थे कि जिस दिन माधव मिलेगा उस दिन उसके पैरों में गिरकर उसका कर्ज चुकाऊंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि माधव उनके अपने शहर में ही गरीब से जूझ रहा था और उनकी पत्नी ने उसी माधव का अपमान करके उसकी दुकान तोड़वा दी थी। हर्षवर्धन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देवयानी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने जिस आदमी को सड़क का भिखारी समझा है उसी ने मुझे उस वक्त जिंदगी दी थी जब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। देवयानी के चेहरे की सारी अकड़ खत्म हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। तभी ऊपर खड़ा रोहित भी अपने पिता की बातें सुन रहा था। वह धीरे धीरे नीचे आया और बोला, पापा क्या आप सच में उस आदमी को जानते हैं? हर्षवर्धन ने कहा, हाँ बेटा, अगर वह इंसान उस दिन मेरी मदद नहीं करता तो शायद आज ये सिंघानिया परिवार और ये पूरी कंपनी कुछ भी नहीं होती। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे काजल का चेहरा याद आया। उसे समझ आने लगा कि जिस परिवार को उसकी माँ ने गरीब और लालची समझा वह परिवार उनके परिवार से कहीं ज्यादा बड़ा दिल रखता है। हर्षवर्धन ने तुरंत कहा, मुझे माधव के पास जाना है अभी। देवयानी डरते हुए बोली। लेकिन हर्षवर्धन ने उसकी बात रोक दी। अब कोई लेकिन नहीं, हमें उससे माफी मांगनी होगी। कुछ ही देर बाद कई गाड़ियां जयपुर जिले के उस गांव की तरफ निकल पड़ी जहां माधव रहता था। उधर काजल अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठी थी। दुकान टूट जाने के बाद उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। माधव बिस्तर पर लेटे थे और कांता देवी चुपचाप घर का सामान समेट रही थी। तभी बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। काजल घबरा गई। उसे लगा शायद देवयानी फिर आ गई है। माधव भी उठने की कोशिश करने लगे। बेटी बाहर मत जाना। लेकिन तभी दरवाजे पर एक आवाज आई, माधव भाई। यह आवाज सुनते ही माधव ठिठक गए। सामने हर्षवर्धन खड़े थे। उनके पीछे रोहित और देवयानी भी मौजूद थे। माधव उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने घबराकर पूछा, आप कौन? हर्षवर्धन की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने आगे बढ़कर माधव के पैर पकड़ लिए। माधव घबरा गए। अरे मालिक, यह क्या कर रहे हैं? उठिए, हर्षवर्धन ने कांपती आवाज में कहा। माधव भाई, मुझे पहचानो। माधव ने ध्यान से उनका चेहरा देखा लेकिन याद नहीं आया। तभी हर्षवर्धन ने अपनी जेब से वह पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और माधव की हथेली पर रख दी। अंगूठी देखते ही माधव के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें फैल गई। अचानक 35 साल पुरानी याद उनके सामने आ गई। तुम हर्ष हो? माधव की आवाज भर्रा गई। हर्षवर्धन ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ माधव भाई, मैं वही हर्ष हूँ जिसे तुमने उस दिन अपनी अंगूठी बेचकर बचाया था। कांता देवी भी यह देखकर भावुक हो गई। काजल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने भी कभी इतने बड़े कारोबारी की जिंदगी बदलने में मदद की थी। हर्षवर्धन ने कहा, माधव भाई, मैंने तुम्हें 35 साल से ढूंढा। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाया। लेकिन आज जब तुम्हें देखा तो समझ आया कि भगवान ने मुझे तुम्हारे सामने वापस क्यों भेजा। माधव ने मुस्कुराकर कहा, भाई, उस समय मैंने कोई एहसान नहीं किया था। मेरे सामने एक भूखा इंसान था और मैंने जितना कर सकता था वह कर दिया। इंसानियत का हिसाब थोड़े ही रखा जाता है। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उन्होंने देवयानी की तरफ देखा। देवयानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, शर्म थी। उन्होंने कांपते हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपकी बेटी का अपमान किया और आपकी दुकान तुड़वा दी। मुझे अपने किए हुए पर बहुत शर्म है। माधव ने शांत आवाज में कहा, बहन जी, गलती इंसान से ही होती है।
आप हाथ मत जोड़िए। लेकिन काजल अब भी चुप थी। उसके मन में पिछले दिन की सारी बातें घूम रही थी। रोहित धीरे धीरे उसके पास आया। उसने कहा, काजल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझे माँ की कसम ने रोक दिया था, लेकिन मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। काजल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रोहित जी आपकी गलती नहीं थी, मैं बस इतना चाहती थी कि कोई मुझे गरीब होने की वजह से छोटा ना समझे। रोहित ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हर्षवर्धन ने दोनों को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने माधव के पास बैठते हुए कहा, भाई तुमने 35 साल पहले मुझे जिंदगी दी थी। आज मैं तुम्हारे सामने अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। यह सुनकर काजल ने हैरानी से पिता की तरफ देखा। रोहित की आंखें भी झुक गई। माधव कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, कन्हैया मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी का नसीब तो खुद लिखेगा। लेकिन दोस्तों, माधव अभी कोई जवाब देते उससे पहले ही गांव के बाहर से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। रामलाल, वही आदमी जिसने कुछ दिन पहले दहेज के लिए काजल का रिश्ता ठुकराया था, अब माधव के घर के बाहर खड़ा था। उसके साथ गांव के कई लोग भी थे। रामलाल के चेहरे पर घबराहट थी। उसने दूर से ही आवाज लगाई, माधव जी हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अब सवाल यह था कि आखिरी रामलाल दोबारा क्यों आया था। क्या उसे काजल की नई पहचान पता चल गई थी, या फिर उसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था। रामलाल की आवाज सुनते ही माधव के घर में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। कुछ दिन पहले यही रामलाल काजल के गरीब पिता का अपमान करके रिश्ता तोड़कर गया था, और आज वही घबराया हुआ उनके दरवाजे पर खड़ा था। रामलाल ने अंदर आते ही हर्षवर्धन और रोहित को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया था कि काजल का रिश्ता अब किसी साधारण परिवार से नहीं, बल्कि जयपुर के सबसे बड़े कारोबारी घराने से जुड़ने वाला है। वह तुरंत माधव के सामने हाथ जोड़कर बोला, माधव जी उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, आप मुझे माफ कर दीजिए। हम अपनी मांग वापस लेते हैं, हमें दहेज नहीं चाहिए। हम काजल का रिश्ता फिर से करना चाहते हैं। काजल की आंखों में हैरानी थी। माधव ने शांत आवाज में कहा, रामलाल जी रिश्ता कोई सामान नहीं है जिसे कीमत देकर खरीदा जाए। जिस दिन आपको मेरी बेटी के गुण नहीं दिखे और सिर्फ 10 लाख रुपए दिखाई दिए, उसी दिन यह रिश्ता खत्म हो गया था। रामलाल शर्म से सिर झुका लिया। हर्षवर्धन ने उसकी तरफ देखा और कहा, जिस बेटी को आपने गरीब समझकर ठुकराया, आज वही हमारे घर की इज्जत बनने जा रही है। लेकिन याद रखिए, इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके कर्मों से होती है। रामलाल बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अब माधव के सामने सबसे बड़ा फैसला था। हर्षवर्धन ने दोबारा कहा, माधव भाई, मैं अपने बेटे रोहित के लिए आपकी बेटी काजल का हाथ मांग रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उसे कभी बहू नहीं, अपनी बेटी मानकर रखूंगा। माधव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने रोहित की तरफ देखा। रोहित ने तुरंत उनके सामने हाथ जोड़ दिए। माधव जी, काजल ने मेरी जिंदगी बचाई थी, लेकिन सच कहूँ तो उसने मुझे सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं बचाया, उसने मुझे मेरी गलत जिंदगी से भी बाहर निकाला है। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा उसका सम्मान करूंगा। काजल की आंखें भर आई। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले तक लोग उसकी गरीबी देखकर उसे ठुकरा रहे थे, और आज वही लड़की करोड़पति परिवार के सामने सम्मान के साथ खड़ी थी। माधव ने कांता देवी की तरफ देखा। कांता देवी मुस्कुराते हुए रो रही थी। फिर माधव ने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर की तरफ हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया मुझे पता था तू मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा जरूर करेगा। उन्होंने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इतना सुनते ही रोहित के चेहरे पर खुशी आ गई। काजल ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। देवयानी धीरे धीरे काजल के पास आई। कुछ पल तक वह उसे देखती रही और फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, काजल मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम्हारी गरीबी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारे पास जो दिल है वह मेरे पूरे धन से कहीं ज्यादा बड़ा है। मुझे माफ कर दो बेटी। काजल ने कुछ पल चुप रहने के बाद देवयानी के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ अगर आप मुझे बेटी कह रही हैं तो फिर माफी कैसी। यह सुनकर देवयानी ने काजल को गले लगा लिया। उस पल माधव की आंखों के सामने जैसे पिछले कई वर्षों की सारी परेशानियां खत्म हो गई। जिस बेटी की शादी के लिए वह लोगों के सामने हाथ जोड़ते थे, आज उसी बेटी का हाथ मांगने के लिए 1 करोड़पति परिवार उनके दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि काजल की किस्मत उसकी खूबसूरती या गरीबी से नहीं बदली थी, उसकी किस्मत उसके अच्छे कर्मों ने बदली थी। कुछ महीने बाद जयपुर में रोहित और काजल की शादी बड़े धूमधाम से हुई। लेकिन हर्षवर्धन ने साफ कहा कि शादी में दहेज का 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा, काजल हमारे घर में धन लेकर नहीं, अपना प्यार और संस्कार लेकर आएगी। शादी के दिन माधव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें वह दिन याद आ रहा था जब 5वां रिश्ता भी दहेज के कारण टूट गया था,
और वे भगवान से अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे थे। आज वही बेटी सिंघानिया परिवार की बहू बनकर नहीं, बल्कि सबके दिल की बेटी बनकर विदा हो रही थी। शादी के बाद रोहित ने काजल की पुरानी चाय की दुकान को बंद नहीं होने दिया। उसने उसी जगह एक बड़ा सा कैफे बनवाया और उसके बाहर एक बोर्ड लगवाया, काजल चाय घर, मेहनत और इंसानियत की पहचान। काजल ने कहा, मैं इसे क्यों चलाऊंगी, अब तो आपके पास इतना बड़ा कारोबार है। रोहित मुस्कुराकर बोला, क्योंकि यह दुकान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी याद है, यहीं से मेरी जिंदगी बदली थी। काजल ने फिर से वही चाय बनानी शुरू की, लेकिन अब उसके साथ कई गरीब लड़कियों को भी काम मिला। वह चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को भी गरीबी के कारण अपनी जिंदगी के सपने न छोड़ने पड़े। हर्षवर्धन ने माधव के इलाज का पूरा इंतजाम करवाया। कुछ ही समय में माधव की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई। एक दिन वह उसी पुराने मंदिर के सामने बैठे थे, जहां वह अपनी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना किया करते थे। काजल उनके पास आई और बोली, बाबूजी, आपने कहा था ना कि कन्हैया सब देख रहा है। माधव मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था बेटी, और आज देख भी लिया। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी जीत रोहित या काजल की शादी की नहीं थी। सबसे बड़ी जीत उस इंसानियत की थी, जिसने 35 साल पहले एक गरीब माधव को एक भूखे युवक की मदद करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उसके दिल ने उसे ऐसा करने के लिए कहा। वही छोटी सी नेकी 35 साल बाद लौटकर उसके परिवार की जिंदगी बदल गई। काजल ने भी बिना किसी लालच के रोहित की जान बचाई, और बदले में उसे सम्मान, प्यार और एक नया परिवार मिला। इसलिए याद रखिए, जिंदगी में किया गया कोई भी अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उसका फल तुरंत ना मिले, लेकिन जब वक्त आता है तो वही छोटी सी नेकी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। और दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी इंसान को उसकी गरीबी देखकर कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि जिसके पास आज कुछ नहीं है, हो सकता है कल वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। पैसा इंसान को बड़ा घर दे सकता है, लेकिन अच्छे कर्म ही उससे बड़ा इंसान बनाते हैं। अगर आपको काजल और रोहित की यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।